पिछले भाग में आपने देखा सौम्या की सौतेली माँ सौम्या को घर से बाहर निकालने के लिए उसकी शादी एक अपाहिज से करा देती है। सौम्या अपनी ससुराल चली जाती है। अब देखिए सौम्या की ससुराल में उसके साथ क्या होता है। मंदिर पहुंचकर तुम दोनों को वहां पर स्थित एक कुंड में एक साथ स्नान करना होगा और फिर जलधारा मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। मंदिर का रास्ता लंबा था, इसीलिए एक दो जगह पर उन्हें रुकना पड़ा। आखिरकार शाम होते होते वह लोग वहां पहुंच गए। रात को पूजा संभव नहीं थी, इसीलिए रात को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सुबह जल्दी उठकर सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। कल्याणी जी ने मंदिर के पुरोहित से विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले ऋषभ और सौम्या को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंड में स्नान करने के लिए कहा। दोनों लोग स्नान के बाद तैयार होकर पूजा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कल्याणी जी ने पुरोहित जी की मदद से पूजा की सारी तैयारियां पूरी करवा ली थी। पूजा स्थल पर पुरोहित द्वारा पूजा शुरू कर दी गई थी। ऋषभ जी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे। इस पूजा में सौम्या भी बराबर की भागीदार थी। पूजा संपन्न होने पर पुरोहित ने वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। इसके पश्चात दोनों लोगों ने मंदिर के पुरोहित का आशीर्वाद लिया और फिर कल्याणी जी के पैरों में झुककर आशीर्वाद लिया। कल्याणी जी ने अपने बहू बेटे की नज़र उतारकर मंदिर में बैठे हुए गरीब लोगों को दान किया। बेटे के हाथों से मंदिर में कंबल भी बंटवाए, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके बेटे बहू के नए जीवन की शुरुआत के लिए सबका आशीर्वाद मिल जाए और उनका आगे का जीवन खुशहाल और सुखी रहे। कुल देवी की पूजा अर्चना के बाद सौम्या परिवार समेत घर वापस लौट आती है। अगले दिन ससुराल में सौम्या की पहली रसोई थी, जिसकी तैयारी में सौम्या सुबह से ही जुटी हुई थी। अभी ससुराल में नई नई थी, इसीलिए किसी की पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, लेकिन रातों को बातों ही बातों में ऋषभ जी से उनकी पसंद नापसंद और कल्याणी जी की पसंद के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया था। उसी के अनुसार आज वह किचन में अपने पति और सास की पसंद के अनुसार तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही थी। सौम्या द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कल्याणी जी किचन में आकर खुश होते हुए सौम्या के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम सदा ऐसे ही मेरे घर आंगन में अपनी खुशबू बिखेरती रहना। सौम्या झुककर कल्याणी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है कि माँ आप बैठिए, खाना तैयार हो गया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। थोड़ी देर में ऋषभ भी नीचे आते हुए कहते हैं कि वाह माँ, क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कल्याणी जी ऋषभ को छेड़ते हुए कहती हैं कि मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना खाने के लिए बैठी हूँ, तुम भी आओ। अब तक माँ के हाथों का खा खा कर परेशान हो गए हो, अब पत्नी के हाथों का नया स्वादिष्ट व्यंजन खाओ और बताओ कि कैसा बना है। और आज मेरी बहू की पहली रसोई है, इसीलिए खाने के पश्चात उसका नेक तैयार रखना। क्या माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि खाने के बाद ऐसा भी कुछ करना होगा। इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अगर पहले पता होता तो कुछ ले लिया होता। कल्याणी जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, इस समय नहीं है, ऑफिस से लौटते समय ले आना, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देना तो पड़ेगा तुम्हें आज के खाने के लिए। सौम्या तो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी कंजूसी नहीं चलने दूंगी, इसीलिए याद करके शाम को ऑफिस से लौटते समय सौम्या के लिए कुछ ज़रूर ले आना। ऋषभ के ऑफिस चले जाने पर कल्याणी जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन आज सौम्या को अपने पिता की और मायके की याद आ रही थी। उसका मन थोड़ी देर के लिए उदास हो गया था। चाहे जैसा भी हो, लेकिन हर लड़की को अपना मायका सबसे प्रिय होता है, जिसे छोड़ने का दुख सभी के मन में होता है। भले ही वह धीरे धीरे अपने परिवार में घुल मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में मायके के प्रति उनका लगाव जुड़ा रहता है। सौम्या अपने कमरे को ठीक कर रही थी, तभी उसके कानों में पिताजी की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनकर चौंकते हुए वे बाहर आती है। बंशीधर जी कल्याणी जी से बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाती और उनके पास आकर पैर छूने के लिए झुकती है। तो बंशीधर जी उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटियां हमेशा
माता पिता के दिल में रहती हैं, और तुम तो मेरी वह बेटी हो जिसे मैं कोई सुख दे ही नहीं पाया। सौम्या वंशीधर को रोकते हुए कहती है कि आपने पिता के सभी फर्ज निभाया है। आज आपके आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा ससुराल और परिवार मिला है। आप अपने आप को कोसना बंद करिए। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। वंशीधर जी बेटी को पग फेरे के लिए लिवाने आए थे। जब उन्होंने कल्याणी जी से उसकी आज्ञा मांगी तो कल्याणी जी ने हंसते हुए कहा कि मैं भी सभी रस्मों रिवाजों को मानती हूँ, इसीलिए मैं इस रस्म को मना कैसे कर सकती हूँ। और फिर जितना अधिकार सौम्या का इस घर पर है, उतना ही अधिकार उसके मायके का भी उस पर है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा दिनों तक सौम्या को मायके में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद जो खुशियाँ मेरे घर में आई, मैं उन खुशियों को ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। आप पग फेरे की रस्म के लिए सौम्या को ले जाएंगे। मैं जल्द ही ऋषभ को भेजकर सौम्या को वापस बुला लूँगी। ससुराल में सौम्या के लिए कल्याणी जी की मन में इतना प्यार देखकर बंशीधर जी की आंखें भर आती हैं। वे अपने खुशी के आंसुओं को अपने अंदर ही जब्त करते हुए कल्याणी जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि संसार का कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि शादी के बाद उसकी बेटी मायके में पड़ी रहे, और मैं तो वो खुशकिस्मत पिता हूँ जो अपनी बेटी की खुशियों को देखकर उस पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब सौम्या पर आपका मुझसे ज़्यादा अधिकार है। आपकी जब इच्छा हो आप उसे बुला सकती हैं। कल्याणी जी सौम्या को बुलाकर सौम्या को पग फेरे के लिए जाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर सौम्या खुश होते हुए अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। सौम्या ने मायके जाने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऋषभ जी के लौटने का इंतज़ार भी था। वह एक बार ऋषभ जी से मिलकर जाना चाहती थी। शायद उसके चेहरे की उलझन कल्याणी जी की समझ में भी आ गई थी। उन्होंने आज के लिए सौम्या के पिता को यह कहकर रोक लिया कि ऋषभ को आ जाने दीजिए। बंशीधर जी को भी कल्याणी जी की बात सही लगी। इस समय अगर वह निकलते तो पहुंचने में रात हो जाती, इसीलिए कल सुबह निकलना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर सौम्या के पिताजी ने कल्याणी जी की बात मान ली, जिसे सुनकर सौम्या के चेहरे की चमक वापस लौट आई। सौम्या रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन उसकी निगाहें आज दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। बेसब्री से ऋषभ जी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी की आवाज़ को सुनकर कल्याणी जी ने सौम्या को आवाज़ देते हुए कहा कि देखो बहू, लगता है ऋषभ आ गया। जिसे सुनकर सौम्या की धड़कन बढ़ गई थी। अब तक वह जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुके थे। कल्याणी जी सौम्या की मन स्थिति को समझते हुए अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही थी, और उन्हें इस बात की खुशी थी कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। सौम्या के पिता को आया हुआ देखकर ऋषभ अपना ऑफिस बैग सौम्या के हाथ में पकड़ाते हुए उनके पास जाकर उनका पैर छूते हैं और सबका हालचाल पूछते हैं। थोड़ी देर की औपचारिक बातों के बाद ऋषभ उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। सौम्या ऋषभ के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंचती है तो ऋषभ सौम्या को बैठाते हुए उसके हाथ में पहली रसोई की नेक के तौर पर खूबसूरत कान के बूंदे रखते हुए कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को कोई उपहार नहीं दिया है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि आपको यह पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उस समय जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। सौम्या कान के बूंदों को हाथ में लेकर बड़े प्यार से छूते हुए कहती है कि यह उपहार मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत उपहार है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। यह आपके मन की तरह ही सुंदर है। सौम्या की बातों को सुनकर ऋषभ जी हंसते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो, चने के झाड़ पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हर बात को सहर्ष स्वीकार कर लेती हो। सौम्या कुछ देर की चुप्पी के बाद शांत मन से कहती है कि पिताजी पग फेरे के लिए लिवाने आए हैं, मैं जा सकती हूँ। ऋषभ चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर कहते हैं कि शायद तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के लिए इस तरह से उदास दिख रही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मायके के नाम से ही लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है। जब माँ और पिताजी में बातचीत हो चुकी है और यह एक रस्म है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। इतनी दूर से पिताजी तुम्हें लिवाने के लिए आए हैं और तुम खुश होने की बजाय उदास दिख रही हो।
इसका क्या मतलब समझूं? कल्याणी जी कमरे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और कमरे में प्रवेश करते हुए कहती हैं कि मुझे पता है कि सौम्या उदास क्यों है, क्योंकि लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक उसका प्रेम मायके से लगा रहता है, लेकिन जब वही लड़की विवाह के पश्चात पति के घर में आती है तो उसे अपने पति और ससुराल से लगाव हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सौम्या मायके के नाम पर खुश होते हुए भी तुमसे और तुम्हारे घर से प्रेम हो जाने के कारण उदास दिख रही है। कल्याणी जी की इस तरह बेबाक बातें सुनकर ऋषभ और सौम्या दोनों सकुचा जाते हैं, लेकिन कल्याणी जी बात को संभालते हुए हंसकर कहती हैं कि देखो भाई, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ललिता पवार जैसी सास बनने का कोई शौक नहीं है। मैं आज के ज़माने की माँ हूँ। इस बात को ऋषभ भी अच्छी तरह से जानता है। रही बात सौम्या की, तो उसे भी मेरी बेबाक बातें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि सुबह मैंने जो खुशी पिता के आने के बाद सौम्या के चेहरे पर देखी थी, थोड़ी देर में वही खुशी उदासी में बदल गई। और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि सौम्या क्यों उदास है। तुम दोनों के चेहरे पर जो एक दूसरे के लिए प्रेम और केयर में देखती हूँ, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तुम लोग इस बात को समझने में भले ही देर करो, लेकिन मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे इस घर में एक नन्हे मुन्ने खिलौने की ज़रूरत है। कल्याणी जी की नॉन स्टॉप बातों को सुनकर ऋषभ अपनी माँ के स्वभाव को जानते हुए उनकी बातों पर ब्रेक लगाते हुए कहते हैं कि क्या माँ, आप भी शुरू हो जाती हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। कम से कम सामने वाले की दशा तो देख लिया कीजिए। आपके स्वभाव को मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरी बिंदास और बेबाक माँ की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ज़रा आप अपनी बहू के चेहरे की रंगत देखिए। आपकी बातों से सौम्या किस तरह से घबराई हुई है। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह की बिंदास बातें उसके सामने उसकी सास कर रही है। आपकी बिंदास बातों को सुनकर उसको झटका लगा है। पहले आप अपनी बहू को संभालिए। माँ बेटे की बातों को सुनकर सौम्या का चेहरा पूरी तरह से शर्म के कारण लाल हो चुका था। कल्याणी जी सौम्या के पास आकर हंसते हुए कहती हैं, उसका चेहरा ऊपर करके कहती हैं कि अब तुम ही बताओ सौम्या, क्या मैंने कोई गलत फरमाइश की है? अरे अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या मुझे तुम दोनों पोता पोती की खुशी नहीं दे सकते? मुझे तुम्हारी जैसी ही एक प्यारी और मासूम सी पोती चाहिए। कल्याणी जी की भावुक बातों को सुनकर सौम्या रोते हुए कल्याणी जी के गले लग जाती है और भरे हुए गले से कहती है कि माँ, आप बहुत अच्छी माँ हैं। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, लेकिन आपको पाकर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सारी कमियाँ पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी माँ और इतना अच्छा परिवार मिला है। ज़रूर मेरे पुण्य कर्मों के प्रतिफल के रूप में मुझे यह खुशी मिली है। अब आप लोग नीचे खाने की टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है, मैं नीचे चल रही हूँ। सौम्या के चले जाने पर ऋषभ अपनी माँ के गले लगते हुए कहते हैं कि ओ मेरी आज की माँ, आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हैं। अभी अपनी बहू को ठीक से घर दिखाया नहीं और पोते की फरमाइश भी रख दी। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तुम दोनों तो लखनवी तहजीब में पहले आप के चक्कर में बूढ़े हो जाओगे, इसीलिए मुझे लगा कि तुम दोनों की गाड़ी पटरी पर मैं ही ला सकती हूँ। तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास भरा है, लेकिन पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कहने से झिझक रहे हो। मायके जाने की खुशी में सौम्या की नींद आज जल्दी खुल गई थी। सामने ऋषभ जी को मासूम बच्चे की तरह सोया हुआ देखकर ना चाहते हुए भी उसकी निगाह उसके चेहरे पर टिक गई थी। आज से पहले सौम्या ने इतने नज़दीक से ऋषभ जी को पहले शायद नहीं देखा था। आज वह अलपक उन्हें निहार रही थी। थोड़ी देर में ऋषभ को महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। वे धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलते हैं तो सामने सौम्या को देखकर चौंकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है, आज हमारी धर्मपत्नी को हमारे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। अचानक ऋषभ की आंख खोलने और इस तरह से बोलने पर सौम्या को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपनी पलकों को झुकाते हुए ऋषभ से माफ़ी मांगते हुए कमरे के बाहर जाने लगती है।
ऋषभ सौम्या का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बिठाते हुए कहते हैं कि कभी कभी आप और आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अरे भाई, आपको पूरा हक है अपने पति को देखने का और मेरा पूरा हक है आपको छेड़ने और परेशान करने का। मेरी नींद बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन मैं भी आंखों को बंद करके आपको महसूस करना चाहता था। अब आप ही बताइए, पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की क्या ज़रूरत है? आपने तो मेरे छोटे से मजाक का भी बुरा मान लिया। सौम्या की मायके जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। आज ऋषभ ने भी ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया था कि उन्हें आने में देर हो सकती है, इसीलिए कुछ देर के लिए वह लोग मैनेज करें। कल्याणी जी आवाज़ देकर सौम्या को नीचे बुलाती हैं। सौम्या जल्दी से ऋषभ के हाथ छुड़ाते हुए भाग जाती है। ऋषभ सर पर हाथ फिराते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैडम, हमें तो इतनी देर निहार रही थी और जब हमारी बारी आई तो माँ का नाम लेकर भाग गई। कल्याणी जी ऋषभ को भी नीचे बुलाती हैं। ऋषभ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुँचते हैं। कल्याणी जी सौम्या और उसके पिता को स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती हैं। ऋषभ फटाफट ड्राइवर से गाड़ी बाहर निकलने के लिए और सारे सामान को गाड़ी में रखवाने के लिए बोल देते हैं। सौम्या का ससुराल आए भले ही कुछ दिन ही हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ का अपनत्व और प्यार पाकर वह निहाल हो गई थी। जिस प्यार और अपनत्व के लिए वह जन्म से तरस रही थी, वह उसे ससुराल में मिलेगा, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसने दूसरों के मुंह से ससुराल के बारे में हमेशा गलत ही सुना था। ससुराल एक कैदखाना होता है, जहां लड़कियों को शादी के बाद पिंजरे में कैद पंछी की तरह जीवन जीना होता है। सास वहां की हिटलर होती है, जिसकी तानाशाही में बहुओं का जीवन नरक बन जाता है। लेकिन अपने ससुराल और अपनी सास को देखकर इस तरह की सुनी सुनाई बातें उसके लिए अफवाह मात्र रह गई थी, क्योंकि उसकी सास उसके लिए अपनी माँ से कम नहीं थी और उसे तो अपनी सास में माँ के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। बचपन से जिस तरह की उपेक्षा और तिरस्कार में वह पली बड़ी थी, उसने कभी भी अपने भविष्य के बारे में अधिक ख्वाब नहीं संजोए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा कहीं जाए या बड़ों का आशीर्वाद, वह अपने भावी जीवन और अपने ससुराल को पाकर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रही थी। आज उसे मायके जाने की खुशी के साथ साथ ससुराल छोड़ने का दुख भी हो रहा था। अपनी ही सोच में गुम सौम्या मायके पहुंच गई। मायके में दादी ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और वह भी दादी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। दादी ने उसके ससुराल और परिवार के बारे में पूछा तो सौम्या ने दादी को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा कि दादी, आपके भगवान ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा था। उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। सौम्या सुभद्रा जी के पास जाकर उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लेती है। सुभद्रा जी अपने लहजे के अनुसार खुश रहो कहकर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन आज सौम्या सुभद्रा जी को पूरे मन से धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि आज उसे जो कुछ भी मिला है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही उन्होंने उसके लिए अपने अनुसार लंगड़ा लड़का ढूंढा था, लेकिन आज वह उसी परिवार और पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रही थी। अगर सुभद्रा जी ने उसके लिए इस परिवार की खोज नहीं की होती तो पता नहीं उसके जीवन में यह सुखद पल आते भी या नहीं। यही सोचकर सौम्या सुभद्रा जी को रोकते हुए कहती है कि माँ, मेरे लिए इतना अच्छा परिवार ढूंढने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुभद्रा जी रुकते हुए सौम्या की तरफ देखकर रूखे स्वर में कहती हैं कि तुम वहाँ खुश होना। तुम्हारे पिता को तो इस बात में भी मेरी चतुराई ही नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती हूँ। पास में ही खड़े बंशीधर जी सुभद्रा जी की बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि वह यह बातें उन्हें सुनाने के लिए ही कह रही है। सौम्या अपने मायके आकर बहुत खुश थी। सौम्या के मायके आने की खबर सुनकर आस पड़ोस की औरतें और उसकी सखी सहेलियाँ सभी उससे मिलने और उसे देखने के लिए आ जा रही थी। सौम्या की सास ने ढेर सारा सामान देकर सौम्या की विदाई की थी। इस बात की चर्चा सौम्या के मायके में चारों तरफ फैली हुई थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौम्या हमेशा लोगों के तानों को सुनकर बड़ी हुई है, जिसने हमेशा अपने लिए अपमानजनक बातें ही सुनी। आज उसकी किस्मत ने उसे झोपड़े से निकालकर महल में पहुंचा दिया है। सभी का कहना यही था कि जिसकी किस्मत में ईश्वर ने जो कुछ लिखा है
वह किसी इंसान के चाहने से बदल नहीं सकता है। सौम्या के रंग रूप को देखकर किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह शादी के बाद महलों की रानी की तरह जीवन जीने वाली है। उसकी हमउम्र खूबसूरत लड़कियां अपनी किस्मत पर नाराज़गी जता रही थी कि उनके खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा, उनसे अच्छा घरवर तो सौम्या जैसी बदसूरत लड़की को मिला है। सभी औरतें सौम्या को घेरे हुए बैठी थी और उसके ससुराल के बारे में तरह तरह की बातें पूछ रही थी। पहले की अपेक्षा सौम्या का रंग रूप भी काफ़ी निखर गया था। उसके नैन नक्श तो पहले से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब निखर जाने से वह और भी प्यारी लग रही थी। कॉलेज से आने के बाद उसकी छोटी बहन नैना, जो पहले उससे बात करना पसंद नहीं करती थी, दौड़कर उसके पास आती है और उसके गले लगते हुए कहती है, वाह दी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। चारों तरफ से अपने लिए तारीफ सुनकर सौम्या को आज अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसके जीवन में आया यह बदलाव उसके नए परिवार और ससुराल के कारण ही था। आज उसे ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से लगाव हो गया था और बार बार मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। दादी अपनी पोती की खुशियों को देखकर मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। उनके मन को भी आज जाकर शांति मिली थी। उनकी बेटी भले ही बचपन से सुख और प्यार के लिए तरसी थी, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद अच्छा परिवार और पति मिलने से उसकी भरपाई हो गई है। अब वह चैन से मर सकती है, क्योंकि अपने पीछे उन्हें किस बात की चिंता नहीं रह गई थी। आस पड़ोस की सभी औरतें सौम्या से मिलकर अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। खा पीकर सौम्या दादी के कमरे में दादी के बगल वाले बिस्तर पर सोने के लिए आती है। सौम्या आज बहुत खुश थी। उसके मन में बार बार ऋषभ जी की याद आ रही थी। आज उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि एक बार उसकी ऋषभ जी से बात हो जाए। इधर इतने दिनों से सौम्या की आदत पड़ जाने के कारण आज ऑफिस से आने के बाद ऋषभ को भी सौम्या की कमी खल रही थी, क्योंकि जब से सौम्या आई थी उसने ऋषभ का सारा काम संभाल लिया था। ऑफिस से लौटते ही उनके लिए चाय बनाकर उनके सामने हंसते मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाती थी। ऋषभ फ्रेश होने के बाद सौम्या के मोबाइल पर कॉल करते हैं। आज सौम्या मन ही मन सोच रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना अच्छा है। वह जो कुछ भी सोच रही है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं। अभी अभी उसने ऋषभ जी के बारे में बात करने के बारे में सोचा और देखो तुरंत ही उनका फ़ोन भी आ गया। फ़ोन की घंटी से दादी की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए सौम्या फ़ोन लेकर छत पर चली जाती है। पहले तो ऋषभ सौम्या के समय से पहुंचने और परिवार का हालचाल पूछते हैं। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद ऋषभ जी कहते हैं कि सौम्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे वहाँ याद कर रही हो? ऋषभ जी की बातों को सुनकर सौम्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों फ़ोन रखकर सोने के लिए चले जाते हैं। ऋषभ जी से बात कर लेने के बाद सौम्या का मन शांत हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर नींद की आगोश में चली जाती है। आज ऋषभ को अपनी फाइलों को ढूंढने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। फाइलों के ढूंढने के चक्कर में एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसे थोड़ी देर देखने के बाद ऋषभ जी हाथों में उठाकर पढ़ने के लिए खोलते हैं। उस डायरी में उनकी मनपसंद लेखिका की कहानियों को पढ़कर उनका मन विचलित हो जाता है। एक बार फिर से उनके मन में उनकी पसंदीदा अनजान लेखिका की यादें, जिनको उन्होंने अपने मन में कैद कर रखा था, आज डायरी में उस लेखन को पढ़कर तरोताज़ा हो जाती हैं। काफ़ी देर तक वह अपनी अनजान लेखिका के मनपसंद लेखन को पढ़ते हुए उसी में खोए हुए थे, लेकिन फिर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी पसंदीदा लेखिका की इस डायरी घर में कहाँ से आई है और वह भी उनकी अलमारी में क्या कर रही है। फिर कुछ सोचते हुए उस डायरी को उसकी जगह पर सुरक्षित रखकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ जी अपने आप को ऑफिस की फाइलों में उलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग इस बात समय उनका साथ नहीं दे पा रहा था। जब से उन्होंने सौम्या की अलमारी में उस डायरी को देखा था, तब से उनका मन पूरी तरह से बेचैन था। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी।
वह जानना चाहते थे कि इस डायरी से सौम्या का क्या कनेक्शन है, लेकिन चाहकर भी वे सौम्या से इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्तमान में सौम्या उनकी पत्नी है। किस तरह से अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डायरी और उसकी लेखक की बात सौम्या के सामने छेड़ दी तो सौम्या के मन को ठेस पहुंच सकती है। यह बात गलत होगी। यह समझते हुए अपने मन को शांत करके ऋषभ ऑफिस के कामों को निपटाने में जुट गए। वे नहीं चाहते थे कि दोबारा उनके दिमाग में डायरी का ख्याल आए और वह फिर से अपने अतीत की यादों में उलझे। आज सौम्या को मायके गए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। आज कल्याणी जी सौम्या से बात करते वक्त कह रही थी कि उसके बिना उसका मन नहीं लग रहा है। उनका परिवार और घर सूना सूना लग रहा है। इसीलिए वे जल्द ही सौम्या के पिता से सौम्या की विदाई के बारे में बात करेंगी। सच कहा जाए तो सौम्या को भी अपने नए परिवार की याद सता रही थी। शाम को कल्याणी जी का फ़ोन आता है और वह बंशीधर जी को सौम्या की विदाई के बारे में बात करती है। बंशीधर जी सौम्या की विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को ऋषभ के ऑफिस से लौटने के बाद चाय पीते समय कल्याणी जी अपनी बातों का सिलसिला जारी करते हुए कहती हैं, कल उन्हें सौम्या को लाने के लिए उसके मायके जाना होगा। कल सौम्या आने वाली है, ये जानकर उनके मन को सुकून और खुशी महसूस होती है, लेकिन उसी पल डायरी का ख्याल भी उनके मन में उथल पुथल मचा देता है। अगले दिन कल्याणी सौम्या के मायके जाने की तैयारियां करते हुए ऋषभ को सौम्या के मायके भेज देती हैं। सौम्या अपने भावी जीवन से बहुत खुश थी। आज ऋषभ जी उसे लेने के लिए आने वाले थे। उसे बेसब्री से ऋषभ जी के आने का इंतज़ार था। बंशीधर ने अपनी हैसियत के अनुसार विदाई का सभी सामान देकर अपने पिता होने की जिम्मेदारी की पूर्ति की थी। सौम्या के ससुराल भव्यता को देखने के बाद वह भली भांति जान गए थे कि वह अपने ससुराल में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है, लेकिन फिर भी एक पिता होने का फ़र्ज़ तो उन्हें निभाना ही था। इसीलिए वह अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकते थे। सुभद्रा जी की रोक टोक के बावजूद भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। सौम्या के मन की बेचैनी को देखकर नैना उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या दीदी, अब मायके में आपका मन नहीं लग रहा है? जब से आपको यह बात पता चली है कि जीजाजी आपको लेने आने वाले हैं, तब से आपकी नज़रें बार बार दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पास में बैठी हुई दादी नैना की बातों को सुनकर उसका साथ देते हुए कहती है कि नैना, तुम सच कह रही हो। अब हमारी सौम्या पहले वाली सौम्या नहीं रह गई है। अब वह पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है कि इतने कम समय में भी वह उस परिवार के साथ घुल मिल गई है। भगवान करे कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुशी खुशी जीवन बिताए। नैना और दादी की खिंचाई से शर्माकर सौम्या दादी के गले लग जाती है। दादी उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहती है, तुम्हारी खुशियों को देखकर हम खुश हैं। मेरी बच्ची, तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। इस बूढ़ी माँ की यही इच्छा है कि अब तक जैसे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही हो, आगे भी हमेशा अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान और सास और पति का ख्याल रखना। अब वह घर ही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। घर के बाहर जब ऋषभ जी की गाड़ी आकर रुकती है तो नैना लगभग दौड़ते हुए दादी के कमरे में आते हुए कहती है, दादी, जीजा जी आ गए हैं। जिसे सुनकर एक बार के लिए सौम्या की धड़कन बढ़ जाती है। ऋषभ जी के आने की खबर सुनकर उसे एक सुखद एहसास का अनुभव होता है। ऋषभ जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सभी लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बंशीधर जी के कहने पर सुभद्रा जी जलपान की तैयारी करती हैं। नैना एक के बाद एक नाश्ता लाकर ऋषभ जी के सामने रख रही थी। ढेर सारा नाश्ता देखने के बाद ऋषभ जी नैना को रोकते हुए कहते हैं, अब बस करो नैना, इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। तभी सुभद्रा जी कमरे में प्रवेश करते हुए कहती हैं कि दामाद का ससुराल में बहुत स्वागत किया जाता है। आपके स्वागत करने की हैसियत तो हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ हमसे बन पड़ा है वे हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। ऋषभ जी सुभद्रा जी की तरफ मुखातिब करते होकर कहते हैं कि माँ जी, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है। मैं तो नैना को इसलिए रोक रहा था कि मैं इतना सब कुछ एक साथ नहीं खा पाऊँगा। रही बात हैसियत की, तो आप माँ हैं, आपसे मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आपने अपनी बेटी देकर वैसे ही हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
बाकी और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। अब तक सौम्या ऋषभ जी के सामने नहीं आई थी। सभी के साथ होते हुए भी ऋषभ की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उनकी ढूंढती हुई निगाहों का मतलब समझते हुए दीदी नैना से कहती है कि नैना, जीजा जी को दीदी के पास ले जाओ। नैना के साथ ऋषभ सौम्या के कमरे में पहुंचता है, जहां सौम्या अपने सामान को समेटते हुए पैकिंग कर रही थी। अचानक से उनको अपने कमरे में पाकर सौम्या मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है। कुछ देर की बातचीत के बाद ऋषभ जी सबसे विदा लेकर सौम्या को साथ लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। सौम्या जब ससुराल से आई थी तो उसे ससुराल के लोगों की याद सता रही थी, और अब जब मायके में रहकर वापस ससुराल जा रही थी तो उसे अपने परिवार का साथ छूटने की कमी महसूस हो रही थी। रास्ते में वह गुमसुम सी अपने आप में खोई हुई बैठी थी। इस तरह से चुपचाप सौम्या का बैठना ऋषभ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वे उसकी उदासी को दूर करने के लिए आपसी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो दोनों आपस में परिवार के संदर्भ में बातचीत करते हैं, फिर बातों ही बातों में वह सौम्या को पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं। पहले तो सौम्या मन ही मन सोचती है कि उसे अपने लेखन के बारे में ऋषभ जी को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वह ऋषभ जी को बता देती है कि उसे लेखन का शौक है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात ऋषभ जी से छुपाए। इस बारे में जानकर ऋषभ जी को अच्छा महसूस हो रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद अगर मैं कभी भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में सौम्या को बताना चाहूँगा तो वह मेरे मन की दुविधा को भलीभांति समझ पाएगी, क्योंकि उसका जुड़ाव भी इसी क्षेत्र से है। ऋषभ ने आगे बात जारी रखते हुए पूछा, क्या आपको लेखन के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है? सौम्या ने हिचकते हुए जवाब दिया कि शौक तो है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। इस बात को जानकर ऋषभ जी को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर अपने मन के भाव को आने नहीं दिया। ऋषभ ने थोड़ी देर की शांति के बाद मौका देखकर सौम्या से कहा कि सौम्या जी, मैं आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सौम्या के चेहरे पर स्थित भाव थे। उसे ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी ऋषभ के अतीत के बारे में जानने की। वह वर्तमान में बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी ऋषभ की बातों को सुनने के लिए वह गंभीर हो गई थी। ऋषभ ने अपने अतीत में झांकते हुए सौम्या को बताया कि वह विवाह से पहले एक लेखिका को दिलोजान से पसंद करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उस लेखिका के बारे में जानने की और उन तक पहुंचने की, लेकिन शायद भाग्य में उसका साथ नहीं था, इसीलिए वह उन तक नहीं पहुंच पाए। और फिर माँ को दुखी देखकर उन्हें इस विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। आपस में बातें करते हुए कब दोनों लोग घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। कल्याणी जी आरती का थाल लेकर द्वार पर खड़ी थी। सौम्या और ऋषभ को दरवाजे पर खड़ा करके पहले उन्होंने आरती उतारी और फिर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। सौम्या आज फिर से अपने घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे वह बात याद आ रही थी जो ऋषभ जी ने गाड़ी में उससे कही थी, और वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या कर मेरे आने से पहले ऋषभ जी का पहला प्यार उनसे दूर हो गया। इन्हीं बातों में उलझी हुई सौम्या अपने कमरे को ठीक कर रही थी। शाम को जब ऋषभ जी घर आते हैं तो उनकी निगाहें सौम्या को ढूंढ रही थी, लेकिन सौम्या को वहां नहीं देखकर वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि अंदर से सौम्या की किसी से फ़ोन पर बात करती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसमें अनजान लेखिका का नाम सुनकर ऋषभ दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। सौम्या सामने वाले से फ़ोन पर कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि मैं ऋषभ जी की अपराधी हूँ। उन्हें विवाह से पहले किसी और से प्रेम था, लेकिन माँ जी की वजह से मुझसे विवाह करना पड़ा, और अब यह अपराध बोध जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसका मेरे दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा। सौम्या की बातों को सुनकर ऋषभ जी को भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने बेकार में अपने अतीत की बातों को सौम्या को बताकर उसके मन को दुख पहुंचाया है। ऋषभ चुपचाप से कमरे में प्रवेश करते हैं। सौम्या भी फ़ोन रख चुकी थी। वह ऋषभ जी के लिए चाय लेने नीचे किचन में चली जाती है। जब से ऋषभ ने सौम्या को अपने अतीत की अनजान लेखिका से जुड़ी बातों का जिक्र किया था, तब से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अनजान अपराध बोध ने जन्म ले लिया था। सौम्या को लग रहा था कि शायद उससे विवाह करके ऋषभ जी को अपनी
भावनाओं से समझौता करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ ने जब सौम्या को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने अतीत की बातों से सौम्या को दूर रखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति से जुड़ी किसी भी दूसरी औरत के बारे में किसी भी तरह की बातों को सुनना पसंद नहीं करती, चाहे भले ही वह औरत पति के ख्वाब तक ही सीमित क्यों ना रही हो। दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे की बातों से आहत ज़रूर हुए थे। आज ऑफिस से आते वक्त ऋषभ ने अपनी पसंदीदा लेखिका की लिखी हुई कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। रात के डिनर के बाद जब सौम्या कमरे में आई तो ऋषभ ने वह पुस्तकें सौम्या को देते हुए कहा कि मैं आपकी पसंद के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ किताबें लेकर आया हूँ। अगर आपको वक्त मिले, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकती हैं। यह मेरे जीवन की पसंदीदा किताबें हैं, जिनसे मुझे समय समय पर जीवन जीने में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला है। जब कभी मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो मुझे इन किताबों के ज़रिए उन कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिली है। हो सकता है कि आपके काम भी आ जाएं। सौम्या ने चुपचाप किताबें लेकर पास में खड़ी हुई टेबल पर रख दी और ऋषभ जी का दूध और दवा उन्हें देते हुए कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। रही बात इन किताबों की, तो इन्हें मैं कल खाली वक्त में पढ़ लूँगी। अगले दिन सुबह उठकर सौम्या अपनी दिनचर्या में रोज़ की भांति लग चुकी थी। पूजा पाठ के बाद उसने सुबह का नाश्ता तैयार किया और ऋषभ जी का लंच बॉक्स तैयार करने लगी। ऋषभ जी भी चुपचाप नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए बाद खाली वक्त में सौम्या को ऋषभ द्वारा दी गई किताबों की याद आई और वह कमरे में जाकर उन किताबों को उठाकर देखने लगी। लेकिन यह क्या, यह किताबें तो उसी की लिखी हुई थी। किताबों पर नज़र डालते ही उसे अपनी लिखी हुई कहानियों को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ जिस लेखिका को पसंद करते थे वह कोई और नहीं बल्कि समय सौम्या ही है। वह मन ही मन खुश होते हुए किताबों के पन्ने पलटती जा रही थी और उसे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाग्य को वह हमेशा कोसा करती थी, आज उसी भाग्य की वजह से उसे इतना अच्छा ससुराल और पति मिले हैं जो उसे तब से प्रेम करते हैं जब उसे उन्होंने देखा भी नहीं था। यह बात जानने के बाद कि ऋषभ का पहला प्रेम और उनकी अनजान लेखिका सौम्या ही है, सौम्या के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे इंतज़ार था ऋषभ के ऑफिस से लौटने का। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द शाम हो और वह ऋषभ से बता सके कि उनका पहला प्यार और उनकी अनजान लेखिका जिसे वह अब तक ढूंढ रहे थे वह उनकी पत्नी बनकर समय उनके पास आ चुकी है, बस वह उसे पहचान नहीं पाए। आज सौम्या नवविवाहित पत्नी की तरह ऋषभ के लिए तैयार होकर उनके इंतज़ार में बेसब्री से बैठी हुई थी। आज ऋषभ को सौम्या का अलग ही रूप देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वे फ्रेश होने के लिए चले गए। सौम्या भी उनकी चाय लेने के लिए नीचे आई। सौम्या का यह रूप देखकर कल्याणी जी को भी खुशी महसूस हो रही थी। वे मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को उनके जीवन की खुशियाँ दे दीजिए। सौम्या जल्दी से चाय बनाकर कमरे में ऋषभ जी के सामने उपस्थित होते हुए उन्हें चाय की प्याली पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप अब तक जिसे ढूंढ रहे थे वह मुझे मिल चुकी है। आज सौम्या की पहली जैसी बातों को सुनकर ऋषभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सशंकित नज़रों से देखते हुए पूछा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं किसे ढूंढ रहा था जिसे तुमने ढूंढ लिया है। सौम्या इशारों से ऋषभ को अपने साथ आईने के सामने लाती है और आईने में अपने प्रतिबिंब को दिखाते हुए कहती है कि मैंने आपकी अनजान लेखिका को ढूंढ लिया है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ऋषभ को इस बात का कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। वह आश्चर्य से सौम्या की तरफ अपलक देख रहे थे। सौम्या आईने में अपना प्रतिबिंब ऋषभ को दिखाते हुए कहती है कि आपकी अनजान लेखिका कोई और नहीं बल्कि समय मैं ही हूँ। कल आपने जो किताबें लाकर मुझे दी थी, आज मैंने उन्हें देखा और जगह जगह आपके लिखे हुए शब्दों को पढ़कर मुझे समझ में आ गया कि आप जिस लेखिका को पसंद करते थे
वह मैं ही हूँ। मैंने कभी भी अपने नाम को उजागर नहीं होने दिया। शायद इसीलिए अब तक एक दूसरे को जानते हुए भी हम एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन आज मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि आप मुझे तब से प्रेम करते हैं जब आपने मुझे देखा भी नहीं था। अब मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। ऋषभ जी सौम्या के रूप में अपना पहला प्यार और अपनी अनजान लेखिका से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पाकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस अनजान चेहरे को मैंने उसके लेखन के ज़रिए पसंद किया वह सचमुच खूबसूरत और मासूम है। आज दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। ईश्वर द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं होती है, सबका अपने भाग्य होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक